आइए आज डिस्कस करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक वैयक्तिक विभिन्नता को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य है किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य जो विभिन्नता हमें दिखाई देती है, उनके रूप, रंग, आकार, व्यवहार, इन्हीं सबको वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। हम सभी देखते हैं कि प्रत्येक बालक बालिका, छात्र छात्रा या कोई भी व्यक्ति वो समान होते हुए भी अपने व्यवहार के आधार पर वो हमें भिन्न दिखाई देता है। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि ट्विंस, जुड़वा बच्चे, वो लगभग समान दिखाई देते हुए भी उनमें कुछ शारीरिक विभिन्नता या फिर कुछ व्यावहारिक विभिन्नता ऐसी दिखाई देती है जो उन दोनों को अलग करती है। सामान्य अर्थों में हम वैयक्तिक विभिन्नता को ऐसे समझ सकते हैं कि दो व्यक्तियों की आदत, शील गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। हमें समान दिखने वाले बालकों की भी आदत में अंतर होता है। शील गुण, ट्रेड्स, जो कि हमारे आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उनमें उनकी बुद्धि लब्धि, कोई भी व्यक्ति, बालक बालिका, उनका जो IQ लेवल होता है, बुद्धि होता है, वो प्रत्येक बालक बालिका का भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। इसी आधार पर भी प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। एवं अन्य व्यवहारों में इसके साथ ही साथ और भी कई व्यवहार हैं, ढेर सारे हैं, जिनमें अंतर होता है। इसे ही हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता छात्र छात्राओं को, बालक बालिकाओं को, मतलब उनको एक साथ रहते हुए भी, समूह में रहते हुए भी वो उनके अलग अलग स्वरूप को, अलग अलग व्यवहार को प्रदर्शित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक इस वैयक्तिक विभिन्नता को पहचान नहीं सकेंगे और उसके अनुसार अपनी पाठ्य योजना को नहीं निर्धारित करेंगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही फार्मूले पर, एक ही पैटर्न पर आधारित लेसन प्लान जो है या हमारी अधिगम प्रक्रिया, ये कक्षा अंतःक्रिया को सार्थक साबित नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ इसमें प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सृजनात्मक बालक होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे सीखने वाले, तो या किसी का व्यवहार आक्रामक होता है, कोई अंतर्मुखी स्वभाव का होता है। तो इन सब के आधार पर जब एक ही पैटर्न पर अधिगम कराएंगे तो वो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो उन विशिष्ट बालकों की पहचान करके, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बालक बालिकाओं की पहचान करके हम उनके पर्टिकुलर एक एक बालक के अकॉर्डिंग हम कुछ कार्य निर्धारित कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को इस वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी की अत्यंत आवश्यकता होती है कि किस तरह प्रत्येक बालक बालिका भिन्न होते हैं और हम उनके व्यवहारों को समझकर, पहचान कर अधिगम को सुनिश्चित करें। यूपी टेट, सी टेट, नेट, इन सब कॉम्पिटिशन्स के पेपर में या बाकी सुपर टेट, इन सब में भी वैयक्तिक विभिन्नता से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और रियल लाइफ में, अपने सामान्य जीवन में या कक्षा में हम इनकी जानकारी रख कर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। रेवर महोदय ने, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रेवर महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता, जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार वैयक्तिक जीव भिन्न होते हुए दिखाई देते हैं। रेवर महोदय के अनुसार यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है, मतलब कि ये वैयक्तिक विभिन्नता एक ऐसी घटना को कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक घटना को, जो कि उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके की विशेषताएं और शील गुण पाए जाते हैं, उन पर बल डालता है जिनके अनुसार वैयक्तिक जीव भिन्न होते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक छात्र, बालक बालिका, प्रत्येक जीव अपने रंग रूप आकार के आधार पर तो भिन्न होता ही है, लेकिन अपने संवेगात्मक स्थिति, बुद्धि, सीखने की क्षमता, इन सब के आधार पर वह अलग अलग दिखाई देता है। इसी घटनाक्रम को, इसी सुनिश्चित परिस्थिति को हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फला व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज है या फला व्यक्ति खेल कूद में बहुत आगे है,
जबकि एक ही परिवार की, एक ही माता पिता की संतान भी इस तरह के अलग अलग व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। यदि एक ही तरह का वातावरण परिवेश दिया जाए तब भी ऐसा हो सकता है। इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं यही आदत, श्रीगुण। ये सब आनुवांशिक तौर पर भी आते हैं और ये वातावरण के द्वारा भी परिवर्तित प्रदर्शित होते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्किनर महोदय ने वैयक्तिक विभिन्नता की कुछ विशेषताओं की तरफ इंगित किया है। इसमें सबसे पहली विभिन्नता है, सबसे पहली विशेषता है विभिन्नता। विभिन्नता से तात्पर्य हमारे व्यवहार और गुणों के आधार पर विभिन्नता से है कि वह सभी छात्र छात्राएं, सभी व्यक्ति वो भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं और वो एक समान होते हुए भी, एक समान दिखते हुए भी उनके परिणामों पर, उनके व्यवहार पर इस वैयक्तिक विभिन्नता का प्रभाव हम देखते हैं, पड़ता है। फिर देखते हैं प्रसामान्यता। सेकंड नंबर पर आता है प्रसामान्यता। वैयक्तिक विभिन्नता की यह भी एक विशेषता है। इसको इंग्लिश में नॉर्मेलिटी, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। और ये जो प्रसामान्यता है, आप देखते होंगे कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी क्लास हो, उसमें जो विशिष्ट बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य और स्लो लर्नर, धीमी गति से सीखने वाले, पिछड़े बालक, तो उसमें जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका परसेंटेज कम होता है और जो स्लो लर्नर होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, उनका भी परसेंटेज कम होता है। लेकिन जो ये सामान्य बालक होते हैं उनका परसेंटेज अधिक होता है। वो सामान्य की श्रेणी में आने वाले लोगों की, छात्र छात्राओं की संख्या जो है वो अधिक होती है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वो भिन्न भिन्न होते हुए भी हमारे किसी भी टेस्ट में, हमारे किसी भी स्केल पर वह इस प्रसंभाव्यता कर्व को हम देखते हैं कि वो हर क्लास में पाया जाता है। चाहे वो कोई क्लास हो या फिर कोई समूह हो, कोई भी ग्रुप हो, भीड़ हो, उसमें हम ये देखते हैं कि जो विशिष्ट बालकों का प्रतिशत है वो हमेशा कम होता है और सामान्य विचारधारा के, सामान्य लर्निंग एबिलिटी के, सामान्य IQ लेवल के जो छात्र छात्राएं होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ये हर ग्रुप में पाया जाता है और वैयक्तिक विभिन्नता की ये एक खास विशेषता है, ये प्रसामान्यता पाई ही जाती है। ये जो कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वो इस आकार में बनता है। आप किसी भी क्लास में देख सकते हैं, ये इस तरीके से बनता है। जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं होंगे उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होगी और जो विशिष्ट बालक होंगे उनकी संख्या धीमे धीमे कम होती जाती है और ये प्रतिशत जो है कम होता जाता है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि भले ही प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न है, लेकिन सामान्यता जो सामान्य बालक बालिकाएं होते हैं उनका प्रतिशत हमेशा अधिक होता है। और फिर तीसरे नंबर पर है, इस विशेषता में हम देखते हैं तीसरे नंबर पर कि वर्धन की विभेदीय दर पाई जाती है। वर्धन से तात्पर्य ग्रोथ से है, मैच्योरिटी से है। प्राणी में हर आयु समूह में पाई जाती है। और वर्धन में जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की होती है। मान लीजिए शारीरिक में बालक किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ के चल रहा है, किसी चीज़ का प्रयोग बहुत अच्छे से कर ले रहा है और मानसिक तौर पर वो चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, पिछली चीज़ों को साथ में कन्वर्ट करके, लेके, रिकॉल करके वो आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर ये परिपक्वता, मैच्योरेशन देखने को मिलता है। इस आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नता को हम देखते हैं, पाते हैं। फिर आते हैं सीखने की विभेदीय दर। 4 नंबर पर है वैयक्तिक विभिन्नता में सीखने की विभेदीय दर। यानी सीखने में भी ये जो दर होता है, रेट होता है, वो अलग अलग होता है। जो सीखने की गति होती है वह मानसिक स्थिति के आधार पर, शारीरिक स्थिति के आधार पर वो अलग अलग होती है। एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही प्रकरण को, टॉपिक को हर बालक अपनी गति से सीखता है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो बहुत जल्दी से सीख लेते हैं और जो पिछड़े बालक होते हैं वो बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं और सामान्य बालक सामान्य प्लान को भी सामान्य गति से सीखते रहते हैं।
तो इसीलिए हमें विशिष्ट बालकों के लिए कुछ अलग से क्रियाकलापों का प्रबंध करना होता है, ताकि वो बोरिंग ना फील करें या फिर चीज़ें उनके लिए कठिन ना होती जाएं, ज़्यादा हार्ड ना हो। इसीलिए हम उनके बारे में कुछ अलग से प्लान करते हैं। ये जो सीखने की विभेदीय दर है, यह विभिन्न प्राणियों को, मतलब शिक्षा में हम छात्र छात्राओं को देखते हैं कि इस आधार पर वो अलग अलग पाए जाते हैं। यह जो सीखने की विभेदीय दर है, इसमें ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि क्लास में भी जब कोई शिक्षक शिक्षिका आते हैं, तो वो शिक्षक शिक्षिका भी किसी टॉपिक को कोई बहुत अच्छे से पढ़ाता है तो हम बालकों को बहुत अच्छा लगता है। कोई उसी चीज़ को उतना रुचिपूर्वक नहीं पढ़ा पाता है, नहीं अधिगम करा पाता है, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो हमें टाइम टेबल बनाते समय, छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम आयोजित कराते समय इस वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना होता है, इसीलिए इसकी जानकारी भी अति आवश्यक है। फिर आता है शील गुणों के परस्पर संबंध। ये जो ट्रेड्स होते हैं, मतलब कि हमारे आंतरिक गुण होते हैं, इनमें भी आपस में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और वे ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर कोई बालक है, वो किसी शिक्षक के प्रति बहुत अच्छा फील करता है, या सपोज दैट वो बहुत मतलब डर की भावना रखता है, कुछ उस तरह की फीलिंग उसके अंदर है, या मान लीजिए उसने पहले से ये सोच रखा है कि फला सब्जेक्ट बहुत कठिन है या हमको समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो सीखने की गति थी वह भी उससे प्रभावित होती है, और उससे उपलब्धि भी प्रभावित होती है, और बाकी विषयों में भी सीखने की गति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो शील गुण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इस आधार पर भी ये जो छात्र छात्राएं होते हैं, समूह होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। फिर है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। इसको मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जो आनुवंशिक तौर पर और वातावरण के साथ जो भी अर्जित गुण होते हैं, या जो भी आनुवंशिक गुण होते हैं, या जो भी परिस्थितियां होती हैं, व्यवहार होता है, उन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक तौर पर जो पूर्वजों से हमारे पास गुण आए हुए रहते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और वातावरण जैसा हमें मिलता है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक व्यक्ति भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आनुवंशिकता में एक बात ये भी गौर करने वाली है कि जो गुण चले आ रहे होते हैं वो भी सारे एक्टिव नहीं होते, कुछ सुप्तावस्था में होते हैं, तो वो कब किस पीढ़ी में एक्टिव होंगे इस आधार पर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वजों में कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि आने वाली पीढ़ियां सभी संगीतज्ञ होंगी, 2-4 पीढ़ी बाद भी कोई संगीत में रुचि लेने वाला जो है ऐसा आ सकता है, और वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो सकता है। या फिर हम बहुत अच्छा लिखते हैं, या बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या बहुत अच्छा मतलब कुछ भी करते हैं, या हमारे अंदर कोई दुर्गुण ही है, तो कोई जरूरी नहीं है वो हमारे माता पिता दादा दादी में ही हो, वो उसके पहले की पीढ़ियों में भी हो सकता है, और या फिर वो वातावरण से भी अर्जित होता है। ये विवाद का विषय रहा है कि हमारे व्यक्तित्व पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव होता है कि आनुवंशिकता का। तो मेरे हिसाब से तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का एक प्रभाव लगभग बराबर रहता है, या हर व्यक्ति पर अलग अलग मात्रा में रहता है, क्योंकि तमाम रिसर्च में ये पाया गया है कि एक ही परिस्थिति में, एक ही तरह के माहौल में, एक ही तरह के खान पान देने के बावजूद भी जो रंग रूप व्यवहार होता है वो भी लगभग समान होते हुए भी जो सीखने की गति होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, जो ये सीरियस ट्रेड्स होते हैं, वो सब भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि आनुवंशिकता ज़्यादा प्रभावपूर्ण है, फिर कभी लगता है कि नहीं वातावरण का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ये चीज़ें सबके में अलग अलग होती हैं, और इसमें भी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव देखा गया है। जैसे अगर दो बालकों में जो ट्विंस हैं, उन दोनों में सीखने की गति एक सामान्य है, वो दोनों एक ही गति से सीखते हैं, और वातावरण भी उनको एक बराबर मिल रहा है, लेकिन उनका दूसरों के प्रति नज़रिया वो अगर अलग अलग है, तो सीखने की गति सामान्य होते हुए भी और एक तरीके का वातावरण होते हुए भी उस जो ये पारस्परिक संबंध शील होगा,
तो एक का मान लीजिए दूसरों के प्रति पॉजिटिव नजरिया है और एक का निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला वो जो हमेशा खुश मिजाज रहेगा, वो उस तरीके से सीखेगा, और जो निगेटिव रखता है वो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो वो हमेशा चीज़ों को निगेटिव वे में लेता है। तो इस तरीके से भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्किनर महोदय ने वैयक्तिक विभिन्नता की विशेषताओं को वर्णित किया है, जिसमें सबसे पहले है विभिन्नता, असामान्यता, वर्धन की विभेदीय दर, सीखने के विभेदीय दर और शील गुणों के परस्पर संबंध। फिर है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। ये जो वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार हैं, या फिर इनको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार या क्षेत्र। इसमें सबसे पहले नंबर पर है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की दृष्टि से प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है, सबसे पहले हम शारीरिक विकास के तौर पर देखते हैं। शारीरिक तौर पर बाह्य रूप रंग में या विकास की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। फिर दूसरे नंबर पर है मानसिक विकास। मानसिक आधार पर जो सीखने की क्षमता है, बुद्धि है, या जो सोचने समझने की क्षमता है, उन सब के आधार पर भी हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी भिन्न भिन्न होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है सांवेगिक विकास। सांवेगिक, इसको इंग्लिश में हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें जो हमारे भाव होते हैं, इनका विकास देखा जाता है, जैसे खुशी, प्रेम, क्रोध, घृणा, इन सब के आधार पर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि जो ट्रेड्स हैं, शील गुण हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और प्रभाव डालते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये उन्हीं का एक रूप है। जैसे अगर हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव है, खुशी का भाव है, तो हम हर चीज को त्वरित गति से सीखते हैं, समझते हैं, या कोई नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही घृणा के भाव में हैं, हमारे अंदर उस तरह का संवेग उत्पन्न हो गया है, क्रोध के भाव में है, तो कोई और परिस्थिति जब आती है, वो खुशी वाली परिस्थिति भी रहती है तो भी वो हमें अच्छी नहीं लगती, वो नकारात्मक फीलिंग ही कराती है। तो इन संवेगों के आधार पर भी हम प्रत्येक बालक बालिकाओं को भिन्न भिन्न पाते हैं। वैसे संवेग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अलग से भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये जो संवेग हैं, यह एक समान दिखने वाले, एक समान बुद्धि लब्धि वाले छात्र छात्रा को भी पर्याप्त रूप से अलग करते हुए पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर सीखने की गति भी सेम है, बुद्धि लब्धि भी सेम है, रंग रूप आकार, आनुवंशिकता, वातावरण सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो संवेग हैं वो तात्कालिक भी होते हैं और आंतरिक भी होते हैं, लंबे समय से चल रहे होते हैं, ये परिवर्तित भी होते रहते हैं और कुछ हमेशा के लिए अस्थायी भी होते हैं। तो इनके आधार पर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। इन संवेगों की वैयक्तिक विभिन्नता में एक विशेष भूमिका होती है। फिर है सामाजिक विकास। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी ग्रुप में, समूह में रहना चाहते हैं। कभी कभार आदमी अकेले रहना चाहता है, लेकिन कभी कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता। वो सोचते हैं कि हम सबके साथ समूह में रहें। तो इस समूह में रहने के दौरान बालक बालिकाओं का जो सामाजिक विकास होता है, जो उनके अंदर भाव डेवलप होते हैं, जो मानसिक विकास होता है, यह भी उनको भिन्न करता है हर एक बालक से, हर एक व्यक्ति से। क्योंकि परिवार में हम जो सीखते हैं, आस पड़ोस से जो चीज़ें हम सीखते हैं, स्कूल में, विद्यालय में जो भी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, उससे हमारा जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास इसमें इसलिए ऐसे होता है कि हमारा खान पान, हमारा व्यवहार भी हमारे शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। तो इन सब का व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सामाजिक विकास है, यह भी प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न करता है। फिर है उपलब्धियों में अंतर। ये जो उपलब्धियां हैं, ये भी हमें डिफरेंस करती हैं, अलग करती हैं, और ये इन उपलब्धियों के आधार पर ही हम ये स्केलिंग करते हैं कि फला बालक जो है वह इस बालक से ऐसे भिन्न है। रिजल्ट क्या है? ये हमारी उपलब्धि ही तो है। मेडल क्या है? ये हमारी उपलब्धि ही तो है। एक तरीके की ट्रेनिंग, एक तरीके की शिक्षा प्रदान करने के बावजूद भी सबका रिजल्ट अलग अलग होता है, सबकी उपलब्धि अलग अलग होती है। और इन उपलब्धियों का भी व्यक्ति के आने वाले रिजल्ट पर, फ्यूचर पर व्यापक प्रभाव
पड़ता है। ना चाहते हुए भी अगर किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है तो या तो वो खुशी के भाव में आगे के दायित्वों को सही से नहीं निभाता है, या फिर बहुत अच्छे से आगे के दायित्वों को निभाता है, आगे के कर्तव्यों को बहुत जिम्मेदारी के साथ वो निभाता है, करता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं और उपलब्धियाँ जो एक दूसरे को अलग करती हैं। फिर आता है भाषा विकास। भाषा विकास जो है वो जन्म के साथ ही, जन्म के कुछ महीनों के बाद से ही शुरू हो जाता है और ये बाल्यावस्था में ज़्यादा मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से, ये एक महत्वपूर्ण दौर होता है बाल्यावस्था, इसी में भाषा विकास होता है। यदि भाषा विकास सही तरीके से होता है, सही समय पर होता है, सही मार्गदर्शन मिलता है घर के द्वारा, परिवार के द्वारा, स्कूल के द्वारा, तो व्यक्ति का जो भाषा विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और जब भाषा विकास सही से हुआ रहता है तो वो अपने भावों को, विचारों को प्रकट भी अच्छे से करता है और समझता भी अच्छे से है। अगर बचपन में ही सही तरीके से उच्चारण न कराया जाए, शब्दों का प्रयोग करना सही से न सिखाया जाए, अभ्यास न कराया जाए, तो फिर भाषा विकास प्रभावित होता है। और जब भाषा का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता तो हम अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो जब खुद की कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं रहती है तो हम विभिन्न कार्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और कार्य सही तरीके से नहीं हो पाते। तो इससे भी बालक बालिकाएं वो डिप्रेशन में चले जा सकते हैं या उनकी उपलब्धियों में प्रभाव पड़ता है। जैसे राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सब चीज़ें जब अच्छी होती हैं तो बाकी चीज़ों पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो खराब होने पर बाकी चीज़ों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए भाषा विकास पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो बालक बालिकाओं के भाषा विकास पर पर्याप्त ध्यान दें, क्योंकि आज ये वर्तमान ही हमारा भविष्य है और इसको उज्जवल बनाना हमारा परम दायित्व है। फिर आते हैं अभिरुचियों एवं अभिक्षमता में विभिन्नता। जो हमारी अभिरुचियां एवं अभिक्षमताएं होती हैं, हमारा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, इसमें भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। किसी को खेलने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को बागवानी का शौक होता है, किसी को संगीत का शौक होता है और किसी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, किसी के अंदर मतलब बहुत अच्छा राइटिंग एप्टीट्यूड होता है। तो ये सब चीज़ें भी व्यक्ति को अलग करती हैं। और आप लाख चाहें अपने 4 बच्चों को, मतलब किसी ग्रुप के, चाहे वो क्लास के हों चाहे अपने ही परिवार के हों, 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं, आप उनको चाहें कि एक तरीके की ट्रेनिंग दे पाएँ तो आप लाख कोशिश करें, लेकिन उनमें अंतर आ ही जाता है। एक तरीके की ट्रेनिंग दे पाना उनकी खुद की अभिरुचि और अभिक्षमता के कारण भी अंतर पता है। बाकी चीज़ों से इफेक्ट डालती ही हैं ये सब चीज़ें, लेकिन उनकी खुद की रुचि, यदि 10 बच्चे हैं और आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं उसमें 4 बच्चों की रुचि नहीं है तो आप लाख अच्छा सिखाएंगे, वो इंटरेस्ट न लेने के कारण बेहतर तरीके से नहीं सीखेंगे। अगर किसी के अंदर वो अभिक्षमता नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो भी वो नहीं सीख पाते हैं। हाँ, सामान्य मतलब काम भर का वो सीख सकते हैं, काम चलाने भर का, लेकिन ये कहिए कि बहुत अच्छे से लर्निंग हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होती है। तो जब इसकी जानकारी उनको होती है तो हम उनकी रुचि के कार्यों को, उनके अभिक्षमता वाले कार्यों में उनको आगे बढ़ाने के लिए गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। इसीलिए व्यक्तित्व विभिन्नता की पहचान अति आवश्यक होती है। फिर है व्यक्तित्व में विभिन्नता। हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वह आनुवंशिकता और वातावरण के कारण ही डिफरेंस होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो व्यक्तित्व विभिन्नता है, यह भी हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे शारीरिक रंग रूप के अनुसार यह अलग अलग करती है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का जो क्षेत्र है, प्रभाव है, इसमें हमारी पर्सनालिटी भी आती है, हमारा व्यक्तित्व भी आता है। आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या है। ये जो व्यक्तित्व विभिन्नता है, यह इन सब चीज़ों का सम्मिलित रूप है। आप इनको अलग भी देख सकते हैं, अलग अलग भी, और ये जो हमारा व्यक्तित्व है वो इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी है। किसी में ये बहुत अच्छा होगा, किसी में ये बहुत अच्छा होगा, किसी में ये बहुत अच्छा होगा, किसी में ये खराब होगा। तो इन सब चीज़ों की अलग अलग मात्रा का सही समय पर सही जगह पर प्रयोग ही वो हमारी बुद्धि को और व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो इसीलिए हमारे व्यक्तित्व में जो ये विभिन्नता पाई जाती है, यह भी ये हमें अलग अलग करती है।
फिर है ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। ये जो हमारी ज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, हम जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वैसे सीखना तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है, यह भी हमें अलग अलग करती है। हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो क्रियात्मक क्षमताएं हैं, जो कौशल है, जो कर सकते हैं, वह भी हमें अलग अलग करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई बहुत अच्छा दौड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें भी हमें अलग करती हैं। अभी तक हमने देखा कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार या क्षेत्र क्या है। आगे हम देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता के कारण क्या हैं। धन्यवाद, नमस्कार।